10th के बायोलॉजी पार्ट से इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। ऑलराइट, इन लाइफ प्रोसेस over here we discuss about the process those are responsible for the life। ठीक, ये क्लास 10th के साइंस का पोर्शन है बायोलॉजी। ठीक, एंड इट इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द बायोलॉजी, अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, जो उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए या उनको लिविंग बींग बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्राइटेरिया और टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव, यानी कि पहला सवाल तो यही उठता है कि कोई चीज़ अलाइव है या फिर वो नॉन लिविंग है। ठीक, इसमें डिफरेंशिएट करना। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट क्राइटेरिया वी डिसाइड कि विच वन इज अलाइव एंड विच वन इज, लेट्स से, सो द क्राइटेरिया वी डिस्कस। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो लिविंग होते हैं, जो अलाइव होते हैं, दे शो द मूवमेंट, यानी कि वो चलते हैं, चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट्स आर लिविंग बट दे डू नॉट मूव, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो इसके अलावा क्या हो सकता है? तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक, मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि दे कैन मूव विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हेल्प। बट इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं इजिली विजिबल, लाइक द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि उनके जो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट्स होता है वो इजिली विजिबल होता है। सम मूवमेंट्स आर नॉट इजिली विजिबल, लाइक मॉलिकुलर मूवमेंट्स, जिसको आप नहीं देख सकते, भी सीधी सी बात है। ठीक, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, दैट्स वाई इनके मूवमेंट्स को आप आसानी से नहीं देख पाओगे। अगली चीज़ जो आती है जिसको हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा वो आता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे द मॉलिकुलर मूवमेंट्स इन सेल्स, टिश्यूज, नेसेसरली फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेस, यानी कि ये मूवमेंट्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी सभी लाइफ प्रोसेस के लिए जो मूवमेंट्स होता है। अब जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस बर्ड की, इट कैन मूव, फिशेस ऑल्सो मूव, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दे कैन ऑल्सो मूव इन द सेल्स। ठीक, दीज आर द मॉलिक्यूल्स, दिस इज फिश एंड इट इज ऑल्सो अ बर्ड। लेट्स talk about something else that we consider at some places like लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती हैं वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। तो बेसिक प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द लाइफ, देयर लाइफ। ठीक, तो एनी प्रोसेस, हम बोल सकते हैं एनी प्रोसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल for sustaining the life of living being is called life process। तो you will try to remember these definition by the way, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक, तो जो लाइफ की, लिविंग बींग की लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी प्रोसेस होती हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो सब की सब क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। अब कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जैसे न्यूट्रिशन, हैविंग फूड वगैरह, तो वो इसमें आ जाएगा। रेस्पायरेशन, टेकिंग ब्रीथ, ब्रीथिंग जो आएगी इसमें आ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर न्यूट्रिशन जो भी हमने लिया है उसका पहुंचना। एक्सक्रेशन, जो बेकार चीज़ें हैं, यूजलेस चीज़ें हैं, उनका शरीर से बाहर निकल जाना। अब लेट्स से हम यहाँ पर अगर बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में आता है टेकिंग द फूड, जो फूड हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस, और इस न्यूट्रिशन को बॉडी के द्वारा एक तरीके से यूटिलाइज करना भी क्या कहलाता है? एक तरीके से न्यूट्रिशन के अंदर ही आएगा। फिर बात करते हैं रेस्पायरेशन। न्यूट्रिशन के अंदर आप इस चीज़ को इंक्लूड करके चलना, जैसे डाइजेशन, ठीक, और एसिमिलेशन,
ये सब कुछ न्यूट्रिशन के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। हम एसिमिलेशन की आगे फर्दर बात करेंगे। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच द फूड इज बर्न्ड इन द सेल दैट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो भी फूड मटेरियल लिया उसमें से जो ग्लूकोज वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एक बेसिक फ्यूल होता है हमारी बॉडी के लिए। अब जब ये बॉडी में जाएगा सेल्स के साथ ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से निकलने वाली गैस होगी CO2, साथ में बनेगा H2O, और देन साथ में निकलेगी लगभग 34 ATP। ठीक, ये जो ATP निकल रही हैं ये ATP कहलाती हैं द कॉइन ऑफ एनर्जी। कॉइन ऑफ एनर्जी यानी कि सारी की सारी एनर्जी के अंदर या जो भी प्रोसेस होती है इसमें ये एनर्जी यूज होती है। इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर लो इस तरीके से। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो इसमें जो भी एनर्जी वाली एक्टिविटीज होंगी हमारी बॉडी में दोज विल यूज दीज ATP। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है, और ये रेस्पिरेशन के थ्रू होता है, और ये होता है इनसाइड द सेल, साइड द सेल। प्रोटोप्लाज्म में पहले एक्टिविटी होगी, प्रोटोप्लाज्म, एंड देन इट गोज टू प्रोटोप्लाज्म के बाद ये जाता है इसके अंदर, वो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगा? द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट। यानी कि एक पार्ट से उस जगह तक पहुंचाना जिसके बाद वो बाहर निकल जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या आता है, उसको बॉडी के बाहर निकाल कर फेंकना, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक, थ्रोइंग आउट या एक तरीके से बाहर निकाल देने को क्या बोलते हैं। इस प्रोसेस में वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इन द कंडीशन ऑफ स्वेट, स्वेट की फॉर्म में निकल जाएगा बॉडी से, और फेसिस की फॉर्म में निकल जाएगा, और यूरिन की फॉर्म में निकल जाएगा, और टीयर्स की फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सारी प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हमारी बॉडी से जो भी बेकार बेकार मटेरियल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन के अंदर डाइजेशन सिस्टम आ गया, ये सारे बॉडी पार्ट्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। रेस्पिरेशन में ये रेस्पिरेशन एपरेटस आ गया, जो तुम्हारी नेसल होती है, कैविटी होती है, ऑरल कैविटी होती है। इसके बाद यहाँ से निकल के ये लंग्स में पहुँच जाता है, और लंग्स में बहुत सारी प्रोसेस होती है। फिर ये आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इट टेक्स बाय ब्लड। ठीक है, एंड देन फर्दर वी टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। इसमें क्या होता है, यूरिनेशन के थ्रू जो भी चीजें निकलती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और ऐसे ही NS के थ्रू निकलते हैं फेसेस। ठीक है, इस तरीके से हम आगे फर्दर बढ़ेंगे। अब बात करेंगे हम डिटेल में न्यूट्रिशन के बारे में। तो जब भी बात होती है न्यूट्रिशन की, तो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड मटेरियल को लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, फिर उसका यूटिलाइजेशन करता है बाय द बॉडी टू बिल्ड द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर। जो भी डैमेज वगैरह होता है उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी पार्ट के लिए, एंड ऑल्सो फॉर द एनर्जी। तो ये सारे काम क्या होते हैं, उस फूड से ही मिलते हैं हमारे लिए। ठीक, लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। जैसे हमारी बॉडी खुद कार्बन की बनी है, तो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। सब इसका मतलब ये नहीं कि तुम पेट्रोल पीने लगो या डीजल पीने लगो। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो किसकी फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की फॉर्म में हो, ठीक है, उनका यूज करते हैं, और फैट की फॉर्म में हो, तो जो जिसके अंदर क्या होते हैं, कार्बन के एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मेजर, जो उस फूड को कंज्यूमेबल बनाता है। तो आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए फूड, वाटर और एयर। ठीक है, अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली टू होते हैं। जैसे पहला होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी एनिमल्स जो है वो अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट और प्लस इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल। और ये बनाता क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल। प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक, ये ऑटोट्रॉफ का केस है जो अपना फूड खुद बनाते हैं। फिर आते हैं हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि ये क्या होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, तो ये डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, व्हेन वी फर्दर टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफ के बारे में, तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात किया, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड बनाते हैं, ऑन फूड बनाते हैं बाय सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, और साथ में इसके होती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है, इसको बोलते हैं पिगमेंट, पिगमेंट, और इसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्या है, पिगमेंट है, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है, वो यही पिगमेंट है। और इसके अलावा जो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फिर बात करते हैं हम हेट्रोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स, जिसके अंदर ऑल लिविंग फंजाई आ जाएंगी और सम बैक्टीरिया आ जाएंगी। ठीक है, जितने भी फंजाई होते हैं और बैक्टीरिया आते हैं किसी ना किसी फॉर्म में, जो भी एनिमल्स हैं, लेट्स से आप इसको याद रखना, यहाँ पे कॉमा है, तो ऑल द एनिमल्स, फंजाई और बैक्टीरिया क्या आ जाएंगे, इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स के बारे में। ठीक है, ये बात करेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। इसमें क्या होता है कि 3 मेन टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जो हेट्रोट्रॉप्स के अंदर आते हैं। सेप्रोफाइटिक, यानी कि जो साझेदारी निभाएं, ठीक, एक दूसरे को हेल्प करें फूड के केस में, जैसे लाइकन्स हो। जैसे यहाँ पर आ गया सेप्रोफाइटिक, हमने बात किया था कि इसे ये उस तरह का न्यूट्रिशन है जिसमें गेट देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेड ऑर्गेनिज्म, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट, सम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक बिहेवियर दिखाते हैं। कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, सेप्रोफाइटिक बिहेवियर दिखाते हैं। ऑलराइट, अगर हम बात करें यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की, तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म गेट दिया फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, होस्ट विदाउट किलिंग दैम, जैसे कैस्केटा है, आर्चीड है, टिक्स हैं, लाइस है, लीसिस है, राउंड वॉर्म्स हैं, टैब वॉर्म्स हैं, प्लाज्मोडियम है। ये क्या करते हैं, अपने जो भी इनका होस्ट होता है उससे क्या ले लेते हैं, फूड मटेरियल को ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने फूड को किस तरीके से करेगा, डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट द एब्जॉर्ब्ड इट, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब इट। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं और ह्यूमंस हैं। ये क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने फूड को क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, अब खाने के बाद क्या होगा, इस फूड के केस में जब ये इसको खा लेंगे तो खाने के बाद क्या होता है कि अपनी बॉडी के अंदर फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो जब ये उसको डाइजेस्ट करेंगे उसके बाद इससे क्या मिलेगा, एब्जॉर्ब करेंगे और उससे उनको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो दैट काइंड ऑफ द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ देम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गई कि भाई किस तरीके से होलोजोइक का केस आता है। तो जितने भी तुमको एनिमल्स वगैरह आते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो सारे के सारे इस प्रोसेस के अंदर ही देखने को मिलते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये मशरूम आ गया, ये सड़ी गली चीज़ों पे क्या करता है, ग्रो करता है। तो यहाँ पे ये सड़ी गली चीज़ों को एक तरीके से गलाता है और उसमें से जो फूड मटेरियल निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करके जिससे ग्रो करता है। ये है तुम्हारी अमरबेल, कैस्केटा। ठीक है, तो ये क्या करती है, चीज़ों से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है उनसे जुड़ने के बाद। और ये है अमीबा, ये किसी भी फूड मटेरियल को अपने अंदर ले लेगा, जहाँ पे उसे डाइजेस्ट करेगा एंड देन थ्रो इट आउट। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये ऑर्गेनिज्म ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। ठीक है, इसकी जो इसका वो है फाइलम, वो है प्रोटोजोआ। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। हम बात करते हैं इससे आगे वाले सेक्शन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। भाई प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, क्योंकि यही प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है इसी प्लांट्स को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, ऑटोट्रॉफ्स के अंदर। ठीक है, तो जब न्यूट्रिशन की बात करते हैं हम प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है।
कैसे होती है? इस प्रोसेस में कोई भी प्लांट प्रिपेयर करता है अपना फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक, तो ये सनलाइट के साथ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या करेगा? फूड मटेरियल को, जो भी उसका फूड मटेरियल है वो को प्रिपेयर कर लेगा। कैसे? जो बनाएगा क्या? वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। जो स्टोर कर लेता है वो किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक, तो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या है? ये क्या है? इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो मटेरियल है ये दोनों के दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक, ये मिलता है रूट से और ये मिलता है एयर से, और ये है सनलाइट जो हमको मिलेगी सन से। ये सनलाइट को कैप्चर करता है कौन? क्लोरोफिल, एंड ब्रेक डाउन करता है वाटर का, एंड देन प्रोसेस के बाद हमको मिलता है यहाँ पर ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। साथ में जो ये 12 वाटर मॉलिक्यूल यूज हुए थे उसमें से 6 दोबारा से निकल जाते हैं और साथ में ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। ठीक, इस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसके बाद? अगर हम इसको ध्यान से देखें, देन प्रोसेस के अंदर क्या क्या होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। कैसे? कि भाई जो फोटोसिंथेसिस है टेक प्लेस इन 3 मेन स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होगा? एब्जॉर्ब ऑफ द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल जो है उस लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने। देन कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर, यानी कि वो किसको स्प्लिट अप कर देगा? वाटर को। किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल में स्प्लिट अप करेगा। देन रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, एंड देन रिडक्शन होगा किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन की मदद से इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये 3 स्टेप होते हैं, जिसके अंदर पहला स्टेप हमेशा जो हमारा होगा उस केस के अंदर हम बात करेंगे किसकी? कि भाई सबसे पहले यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब की जाएगी किसके थ्रू? क्लोरोफिल के थ्रू, और वो उसको कन्वर्ट करेगा एक सेल की तरह। जैसे सेल काम करता है ना, बैटरी वाला सेल जो होता है, सोलर सेल वगैरह, तो वो काम करता है, तो उसी तरीके से वो उसको कन्वर्ट करेगा। अब लेट्स से इसको फिगर को देखो आप, ये तुम्हारे पास है सन, इससे निकल रही है एनर्जी। ये एनर्जी आके गिरती है किस पे? इन लीव्स पे। और इन लीव्स के अंदर क्या रहता है? एक पिगमेंट रहता है यूं, डॉट डॉट की फॉर्म में। सेल्स के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर एक पिगमेंट रहता है यूं। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं हम? उस पिगमेंट को बोलते हैं हम क्लोरोफिल। ये सेल के अंदर क्या रहेगा? पिगमेंट रहेगा, और इसी पिगमेंट को क्या बोलेंगे हम? क्लोरोफिल। जितने भी ग्रीन पार्ट होते हैं सब में क्या रहता है? ये पिगमेंट रहता है। अब इस पिगमेंट पे जैसे ये गिरेगा तो ये क्या करेगा? इस सनलाइट को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी, एंड these chemical energy will break down water into oxygen and hydrogen. ये हाइड्रोजन गैस देन यूज्ड टू, एयर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आई है उसे ऑक्सीजन के साथ मिलाकर और हाइड्रोजन के साथ मिलाकर रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में किस में करता है? ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज स्टोर्ड इन प्लांट किसके अंदर? इसकी रूट्स में स्टोर होती है, इवन लीव्स में स्टोर होती है, इवन स्टेम में स्टोर होती है, और फ्रूट्स में स्टोर होती है। ठीक है, इन 4 जगहों पे तुमको मेनली ये स्टोर होती हुई नजर आएगी। ठीक, किसकी फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या होती है? प्रोसेस लगातार होती रहती है जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोटोसिंथेसिस को समझ सकते हो। अब मेनली और क्या होने वाला है इसके आगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो क्लोरोफिल है इसके बारे में समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मेन नेचुरल डिवाइस है जिसका मेनली वर्क होता है इस ग्रीन पिगमेंट का, जो कन्वर्जन का काम करती है। तो अगर हम बात करें इस ग्रीन पिगमेंट की, तो ये कहाँ रहता है? ये लीव्स के अंदर रहता है। इवन कुछ हर्ब्स वगैरह जो होती हैं और उसके पूरी इंटायर बॉडी में रहता है, यानी कि स्टेम वगैरह में सब जगह पर यही पाया जाता है अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, देन वी सी अ सेल containing green dot structures called chloroplast.
विच कंटेंस क्लोरोफिल, यानी कि जो ग्रीन डॉट स्ट्रक्चर्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाती हैं, और उसी के अंदर क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। जैसे ये है अपर, किसी अगर हम सेल्स को काट दें, ठीक, तो ये आएगा उसका अपर पार्ट, देन ये है मीजोफिल और ये है लोअर पार्ट। इसके अंदर ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा वो जगहें होती हैं जहाँ से एयर वगैरह एंटर करती है और साथ में वहाँ पर वेपर बाहर आता है, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स इनको घेरे रहेंगी, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है जो स्टोमेटा को घेरे रहेगी। यहाँ पे होते हैं वैक्सी क्यूटिकल्स जो क्या करते हैं, इसकी सरफेस को बचाए रखते हैं, जैसे पानी वगैरह बाहर स्टोर ना हो, ठीक है। तो ये एयर स्पेसिस हैं जहाँ पर एयर भरी रहेगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, वैक्स क्यूटिकल्स जो ऊपर वाली सरफेस पे जिससे पानी फिसलता है, ठीक। पॉलीसेड मीजोफर्म, ये आ गई ऊपर वाली। फिर इसको बोलते हैं स्पंजी मीजोफर्म, यानी कि ये सॉलिड वाली होती है, थोड़ी थोड़ी मजबूत होती है, यहाँ पे स्पंजी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप पाया जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक सेल ले लें तो उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक सेलुलोज सेल वॉल होगी, ये पूरी की पूरी सेलुलोज की सेल वॉल होगी बाहर वाली। फिर ये सेल मेम्ब्रेन, उसके जस्ट अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। और फिर इसमें एक बड़ी सारी वैक्यूल पाई जाती है, उसके चारों तरफ पाई जाती है वैक्यूल मेम्ब्रेन, और ये प्लांट सेल्स के अंदर अक्सर वैक्यूल्स पाई जाती है। फिर क्या होता है, यहाँ पे होता है ये वैक्यूल आ गई, फिर यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। और उसी के अंदर क्या होता है, कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि जिसकी हम बात कर रहे थे, क्लोरोप्लास्ट। और उसके अंदर डॉट जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, ये डॉट जैसी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेनली जो वर्क होता है, अगर हम बात करें तो उसका जो मेन वर्क होता है वो यही होता है कि वो सेल्स के अंदर कन्वर्जन करती हैं लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी। लेट्स स्टार्ट। ये कोई सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें दिखाया गया है स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा ओपन्स टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर इन लीफ एंड वाटर वेपर टू लीव, ठीक। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, इनका मेनली वर्क ही ये होता है कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बुलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाई वाटर वेपर कंटेंट हो अंदर, ठीक, तो वो बाहर आएगा, तो बाहर आएगा किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स जो होती हैं वो वाटर वेपर की वजह से क्या हो जाती है, फूल जाती है, जिससे इनके माउथ क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जिसकी वजह से लो वाटर वेपर कंटेंट बाहर आने लगेगा, यानी कि वो बाहर आ जाएगा, ठीक। इसकी वजह से क्या होगा कि भाई जो स्टोमेटा है वो खुले हैं, तो वो CO2 क्या करेगी, अंदर एंटर कर जाएगी, ठीक है। लो CO2 अंदर एंटर कर जाएगी अगर CO2 अंदर कम हो तो, और गार्ड सेल्स उसको जाने देंगी, और हाई कंटेंट CO2 का बाहर है, ठीक। अगर हम एक सेल की बात करें, किसकी बात करें हम, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, तो पहले देखना ये आउटर सेल है, लेयर है इसकी, फिर यह इंटरमीडिएट स्पेस है इसके बीच में, और फिर इसके बाद आती है इनर लेयर, ठीक है। फिर इसके अंदर होते हैं स्टोमा, ठीक है, स्टोमा होते हैं, ये बहुत सारे रखे हुए रहते हैं इस तरीके से। फिर इसी के अंदर क्या होता है, ग्रेनम होते हैं, ये छोटी छोटी जो स्लाइड्स हैं ये रखी हुई हैं उनको बोलते हैं ग्रेनम। और इसमें होते हैं थैलेकोइड, ये एक जो प्लेट होगी वो थैलेकोइड कहलाएगी, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, उसे बोलते हैं लामेला, ठीक है। और इसी के अंदर जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेंस, ठीक। और ये थैलेकोइड की इनर जगह है, मतलब अंदर वाली जगह है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक क्लोरोप्लास्ट की एक डिवाइस की तरह बिहेव करने पे लेकर जाती हैं, जो अपना रोल प्ले करता है। देखो ये फिर से हमारी वही सेल है जिसको हमने अभी समझा था, ठीक। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की कि भाई ये किस तरीके से किसी भी प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी या उसके अंदर प्रोसेस को कराएगी। ये पूरी आ गई हमारी एक सेल जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, साइटोप्लाज्म है जो सेल का प्लाज्मा होता है एक तरीके से। ये आ गए हमारे पास ग्रेना, और ये आ गए इनसाइड द थाइलॉइड, थाइलॉइड के अंदर जो होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं, और जो ये कनेक्ट करे हुए हैं इसे बोलते हैं लामेला, ठीक। और ये जो प्लेट्स होती हैं इसको बोलते हैं थैलेकोइड्स। और ग्रेनम का मतलब होता है, ग्रेना का मतलब होता है बहुत सारी प्लेट्स, जो स्टाक ऑफ थैलेकोइड होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेनम, ठीक। फिर यहाँ पे बात करें तो स्ट्रोमा का मतलब होता है एक्वस फ्लूइड, जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये सब एक्वस फ्लूइड जो। और फिर ये इनर मेम्ब्रेन, इंटरमीडिएट मेम्ब्रेन वगैरह आ जाएगी। जैसे यहाँ पे तुमको दिखाया गया है ये पूरा का पूरा कि सेल के अंदर किस तरीके से जब वेपर कंटेंट, यहाँ हाई वाटर वेपर कंटेंट होता है तो वो बाहर जाता है, और लो CO2 हो जाती है तो लो CO2 क्या करती है, बाहर से CO2 को अंदर की ओर एंटर करा देती है।
तो इस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। अब बात करते हैं स्टोमेटा की, यानी कि वो जगहें जहां से वाटर वेपर बाहर आता हो और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, ठीक, थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यानी कि जिससे गैसेस बाहर और अंदर जाती हैं, जैसे CO2 अंदर जाती हो और O2 बाहर आती है। ईच स्टोमा हैज पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, यानी कि उसको घेरे रहेंगे, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल्स है, ये पेयर ऑफ गार्ड सेल, ठीक है, विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स, और ये कंट्रोल करती है कभी किस टाइम वो खुलेगा और किस टाइम वो बंद होगा, ठीक है। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स, जब इस गार्ड सेल्स के अंदर वाटर एंटर करता है, ठीक, तो ये गार्ड सेल क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, ठीक, और जब ये स्वेल करेंगी तो पोर क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। व्हेन द गार्ड सेल लूज द वाटर, जब ये वाटर को लूज कर देती हैं तो यही सेल्स क्या करती हैं, श्रिंक कर जाती हैं, यानी कि क्लोज हो जाती हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये श्रिंक कर गई है, ठीक, और यहाँ पे स्वेल कर गई है। स्वेल का मतलब ओपन और श्रिंक का मतलब क्लोज। ऑलराइट, नाउ व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ये गार्ड सेल्स हम जानते हैं कि भाई जो स्टोमेटा होते हैं उसको गार्ड सेल घेरे रहती हैं। इसके बाद यहाँ पर इन गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, और ये इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। इन गार्ड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये थिकेंड इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल, यानी कि गार्ड सेल की जो अंदर वाली वॉल है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है तुमको, ये क्या होती है, थिकर होती है, काफी मोटी होती है, ठीक। और इसके अंदर क्या पाई जाती है, एपिडर्मल सेल्स, जो उसके बाहर उसे घेरे रखेंगे स्टोमेटा को, उसे बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स, ठीक है। अगर हम इसको साइड से काट के देखें तो हमको पूरा क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो एक गार्ड सेल के अंदर उसको वर्किंग कंडीशंस को बनाए रखती है। जैसे ये आपको जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये स्टोमेटा है जो एक सरफेस पे पाए जाते हैं एक लीव्स के। ऑलराइट, देन वी फर्दर डिस्कस अबाउट दिस, ये हमारी रहेंगी वाटर जो डिफ्यूज होता है सेल्स के थ्रू इनटू द गार्ड सेल्स विच कॉजेज देम टू ओपन, यानी कि जो वाटर है जब वो इसके अंदर डिफ्यूज होगा यहाँ से, तो ये क्या कर देंगे, स्वेल कर जाएंगे, स्वेल करेंगे तो ये फूल जाएंगे, लेकिन जब यही वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक, यूं करके कुछ बाहर वेपोराइज हो जाता है और कुछ वाटर वापस सेल्स के अंदर चला जाता है डिफ्यूज होने के बाद, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, सेल्स डिफ्यूज होने की वजह से यहाँ पर ये दोबारा से श्रिंक कर जाएंगे और ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करती है, यहाँ पर काम करती है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी टू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए जनरली क्या करते हैं हम, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट को हम देख लेते हैं कैसा एक्सपेरिमेंट होगा। ऑलराइट, ओके, मैं तुमको समझाता हूँ ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से काम करता है। ऑलराइट, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट कि भाई ये एक्सपेरिमेंट काम कैसे करेगा, तो हम क्या करेंगे, किसी प्लांट के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को काम कराने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है, और वो करने वाली चीज़ क्या है उसी के ऊपर अभी हम फोकस करने वाले हैं। ऑलराइट, उसी के ऊपर क्या करने वाले हैं हम, फोकस करने वाले हैं कि भाई ये काम किस तरीके से करता है। ओके, मैं तुमको बता देता हूँ एक बार, मेरे को एक पेज चाहिए है बस, चलो वहीं पे चलते हैं और वहीं पे क्या करेंगे, हम उसको कर लेते हैं। सबसे पहले तुमको क्या करना है वो समझना बड़ा ज़रूरी है कि जैसे तुम कोई भी पोटेड प्लांट लो, कोई भी एक पोटेड प्लांट आप लेंगे, ठीक, और उस पोटेड प्लांट को, पोटेड मतलब गमले वगैरह में लगा हुआ प्लांट, ठीक, उसको क्या करेंगे, एक डार्क रूम में ले जाओ। कैसे रूम में ले जाओ, एकदम जो डार्क रूम हो, और फॉर द 3 days उसको वहां रख के भूल जाओ, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप, तो वो प्लांट क्या करेगा उस दौरान भी अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो भी स्टार्च उसमें अवेलेबल था वो उसको क्या कर लेगा, स्टोर करके मतलब खाना शुरू कर देगा, कंज्यूम करना शुरू कर देगा, ठीक। इसके बाद क्या करना है तुमने, सेपरेट ग्लास प्लेट्स, यानी कि सेपरेट 2 ग्लास प्लेट लो, ठीक है। कीप ए वॉच ग्लास कंटेनिंग सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि किसी एक वॉच ग्लास के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नियर वन प्लांट टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होगा, सारी की सारी जो तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा क्या करना है, कवर बोथ द प्लांट्स विथ
वेल जार क्या होते हैं? कुछ इस तरीके से के जार होते हैं, इस तरीके के जार, इसको वेल जार बोलते हैं। ठीक, इसमें ये तुम्हारा क्या रखा है? प्लांट। ठीक, इसी के अंदर क्या रखना है तुमने? एक कटोरी में करके रख देना है पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या करता है? CO2 से रिएक्शन करता है और बना लेता है K2CO3। ठीक, इस तरीके से। तो बेल जार एंड सील द बॉटम ऑफ द जार, और याद रखना है कि तुमको बॉटम ऑफ द जार को सील कर देना है विद वैसलीन, जिससे कि उसके अंदर कोई भी बाहर वाली गैसेस एंटर ना कर पाए। अब प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 3 आवर्स, अब तुमने क्या करना है? प्लांट को रख देना है सनलाइट के अंदर 3 घंटों के लिए। देन टेक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट्स एंड टेस्ट फॉर द स्टार्च। अब तुमको क्या करना है? एक लीफ लेना है और लीफ के अंदर आपको टेस्ट करना है कि इसमें स्टार्च है या नहीं। ठीक, तो लीफ जो होगी वो kept in the jar containing potassium hydroxide does not show the presence of the starch, यानी कि जो स्टार्च जो आपकी ने जार में रखी थी जिसके अंदर पहले से क्या था? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उसके अंदर आपको कोई भी स्टार्च की प्रेजेंस नजर नहीं आती। दिस shows that the carbon dioxide is necessary for the photosynthesis। इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी के थ्रू आप देख लेंगे, जिसमें हमने 2 जार के अंदर एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा में अगर बात करें तो अमीबा हम सब लोग जानते हैं कि यूनिसेलुलर एनिमल है। ठीक, जो वाटर के अंदर रहता है। ठीक, इट इट फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन, यानी कि जो फूड है उसको स्यूडोपोडिया के थ्रू खाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फेक, और पोडिया का मतलब होता है पैर, यानी कि एक तरीके से स्यूडोपोडिया यानी कि फेक हाथ या पैर हो सकते हैं। ठीक, तो हम इसको बोल देते हैं स्यूडोपोडिया यानी कि फेक हैंड्स। ठीक, एंड फॉर्म्स अ फूड वैक्यूल, और जो भी फूड होगा उसकी क्या बन जाएगी? एक वैक्यूल बन जाएगी। वैक्यूल मतलब खुद सेल के अंदर ना ऐसी एक वैक्यूल बन जाएगी और इसके अंदर रहेगा फूड मटेरियल। अब ये फूड मटेरियल जो उसमें एंजाइम्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, डाइजेस्ट होता है, एंड देन जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या कर लिया जाता है? एब्सॉर्ब कर लिया जाता है सेल के थ्रू। और जो वेस्ट मटेरियल है इसी वैक्यूल को सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है? फूड वैक्यूल के थ्रू उसका डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड को फिर से दोबारा से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये कोई सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये कोई फूड मटेरियल है। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो सीरियोपोइडिया क्या करेंगे? इसको कैप्चर कर लेंगे और ये फूड अंदर जाने के बाद एक फूड वैक्यूल बना लेगा। इसे बोलते हैं इंजेक्शंस, यानी कि एक तरीके से उस चीज़ को ईट कर लेना। फिर क्या होगा? अंदर डाइजेशन होगा और एसिमिलेशन होगा। डाइजेशन के बाद जो भी इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है वो उसकी बॉडी में रह जाएगा। ठीक, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको फिर उसी वैक्यूल के थ्रू बाहर बॉडी के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसे बोलते हैं इंजेक्शन। अब ये बॉडी के किसी भी पार्ट से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कि स्पेसिफिक माउथ की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहीं पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। वे ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? डायरेक्टली फूड को खाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस इन द डाइजेशन सिस्टम, यानी कि इसका जो एक परफेक्टली कम्प्लेक्स डाइजेशन सिस्टम होता है जो इस प्रोसेस को करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि एलिमेंट्री किनाल्स होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनके थ्रू एंजाइम निकलते हैं, और ये एंजाइम करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। किसमें? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। मेन ऑर्गन की बात करें तो इसमें होता है डाइजेशन सिस्टम, जिसके अंदर माउथ होता है, माउथ से फिर आइस ऑसोफोगस, फिर स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होगी, एंड देन एनएस। एनएस क्या होता है? जो भी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी के बाहर फेंकने का काम किसका होता है? एनएस का काम होता है। ऑलराइट, एंड देन द मेन ग्लैंड्स जो हैं बॉडी के अंदर वो है सलेवरी ग्लैंड, जो तुम्हारे माउथ के अंदर पाई जाती है। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के अंदर होती है। देन लीवर, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, इस तरीके से हमारी पूरी प्रोसेस चलेगी। जैसे ये है सलेवरी ग्लैंड, और इसके कितने होते हैं? 3 पेयर्स होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। इसके अंदर अगर बात करें टंग, दूसरा पार्ट आएगा टंग, जो फूड को इधर अदर घुमाने के काम आती है। फिर आता है एपिग्लोटिस, तो एपिग्लोटिस यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये एपिग्लोटिस हो गया। फिर ये आ गया ओइसोफोगस, इसके अंदर ओइसोफोगस है, ये पूरा पाइप है जो स्टमक को जोड़ता है।
फिर स्टमक आ जाएगा, स्टमक में फूड जाएगा। यहाँ पे ये पैनक्रियाज होता है जो एंजाइम रिलीज करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया गैल ब्लेडर और ड्यूडेनम से जो जुड़ा रहता है डायरेक्टली, ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से, लीवर से होते हुए। फिर आता है इलियम, यहाँ पे जो एक बॉडी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम। इलियम के बाद फिर यहाँ पे जब तुम पहुँचोगे तो यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन के केकम के अंदर जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से फूड होते हुए पहुँचेगा रेक्टम के पास और एनएस के बाहर निकल जाएगा। ये अपेंडिक्स है जो होती है फॉर द डाइजेशन ऑफ लाइक वेजिटेटिव फूड। ऑलराइट, अब बात करते हैं यहाँ पे माउथ की। ये दिखाया गया है कि भाई माउथ है, इसमें सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ये ठीक, और यहाँ पे आ गया फेरिंग्स, ठीक। फिर ऑइसोफोगस आएगा, लीवर है, गल ब्लेडर है जो लीवर के अंदर होता है। फिर यहाँ पे ड्यूडेनम होगा, ये स्टमक है हमारा इधर से। फिर यहाँ पे पैनक्रियाज आ जाता है, इसको जस्ट नीचे यहाँ पे पैनक्रियाज होता है। फिर कॉलन होती है। फिर इसके अंदर अगर बड़ी इंटेस्टाइन की बात करें हैं तो उसमें ये सिक्लम से स्टार्ट होगी, फिर कॉलन हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे रेक्टम आ जाएगा और देन एनएस क्या करेगी, बाहर उस फूड मटेरियल को निकाल कर फेंक देगी। लेट्स से नाउ टॉक अबाउट these body parts, we discuss them, and now we talk about the mouth. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुमको समझनी पड़ेंगी कि इस चीज़ का डाइजेशन कहाँ पे होता है और कौन सा एंजाइम कहाँ पर निकलता है। तो सबसे पहला काम जो हमारे माउथ का है वो है फूड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि हम दांतों से काट काट के उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में उसमें मिक्स कर देते हैं सलाइवा। किसके थ्रू निकलता है, स्लीवरी ग्लैंड के थ्रू निकलता है। दिस सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स। अब कौन सा एंजाइम करता है, ये एमाइलोज। एमाइलोज क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है शुगर को, स्टार्च को शुगर के अंदर, यानी कि ब्रेक डाउन कर देता है कि इसका स्टार्च का शुगर में, जो भी हम फूड मटेरियल खा रहे हैं उसमें जो स्टार्च होगा उसको ब्रेक डाउन कर देगा। देन फूड पासिस थ्रू ऑइसोफोगस इनटू स्टमक। देन ऑइसोफोगस में कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ से, स्टमक के अंदर। अब स्टमक में काम स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे निकलते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, विच कंटेन्स द एंजाइम लाइक पेप्सिन, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस वगैरह, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का मेनली वर्क होता है प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक का मेनली काम क्या है, ये मीडियम को एसिडिक बनाता है जिसमें पेप्सिन एक्टिवेट होता है, जिससे क्या होता है ये एक्शन को पेप्सिन के कराने में हेल्प करता है। म्यूकस का काम है भैया प्रोटेक्ट करना स्टमक की वॉल्स को। किससे प्रोटेक्ट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो अगर ये स्टमक में म्यूकस की वॉल ना हो तो ये उसे पूरे को निपटा देगा, ठीक। देन फूड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद फूड कहाँ पे चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। इन अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूडेनम, यानी कि इसके बाद जो अपर पार्ट है उसको बोलते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक है। इस ड्यूडेनम के अंदर फूड मिक्स करता है किसके साथ, वाइल के साथ। वाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से, और पैनक्रियाजिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। दिस बाइल क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फैट का, यानी कि फैट का ब्रेक डाउन यहाँ हो रहा है इसमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर, यानी कि छोटे छोटे फैटी ग्लोब्यूल्स के अंदर कर देता है। फिर जो पैनक्रियाजिक जूस होता है वो कंटेन करता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या, और ट्रिप्सिन और लाइपेज को, दो चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी कि कंटेन करता है दो एंजाइम्स को। इस ट्रिप्सिन का जो मेनली काम है वो फिर से प्रोटीन को, जो प्रोटीन हमारा आया था उस प्रोटीन को स्टमक से फिर दोबारा से क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और लाइपेज का काम क्या होता है, फैट को दोबारा से ब्रेक डाउन करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइपेज के थ्रू हो रहा है फैट का ब्रेक डाउन, और तुम्हारे ट्रिप्सिन के थ्रू हो रहा है जो प्रोटीन बच गई थी स्टमक से उसका ब्रेक डाउन। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होती है, ग्लैंड्स पाई जाती है, किसके अंदर, उसकी वॉल के अंदर, ठीक। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इसमें जो एंजाइम्स होते हैं उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जो कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को किसमें, ग्लूकोज में, और फैट को फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स के अंदर, यानी कि सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। फिर क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको नाम देते हैं विलाई। जो विली होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये डायरेक्टली जुड़ी रहती हैं किससे, ब्लड वेसल से, ठीक। तो इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ डाइजेस्टेड
फूड, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड का क्या करते हैं ये, वहां से सीधा ब्लड के थ्रू एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है। ठीक, इसमें काम हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू द ऑल द सेल्स इन द बॉडी, देन अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो बच गया वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का फूड से कुछ और माने एक तरीके से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम नहीं है, उसका सिर्फ और सिर्फ काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल जो भी है उसको रिमूव करा देना, किसके थ्रू, एनएस के थ्रू। वी रीच टू द पॉइंट, हमने यहाँ तक ये समझ लिया कि भाई कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर काम आ रही है। ठीक, तो अब हम कुछ चीज़ों के बारे में जो हमको बेसिकली पता होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं माउथ की बात करूं तो माउथ में होती है स्लेवरी ग्लैंड। ठीक, और वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। पहली चीज तो ये आ गई। फिर इसके बाद आते हैं हम स्टमक में। स्टमक में निकलता है एक तो गैस्ट्रिक जूस, ठीक, दूसरा निकलता है इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निकलता है यहाँ पे म्यूकस। ठीक, म्यूकस का काम क्या होता है, तो प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ स्टमक, प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक, किससे, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम बनाना एंड ऑल्सो किल्स जर्म्स। जो जर्म्स वगैरह फूड के अंदर आ जाते हैं उनको मार देना। इसमें होता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, और पेप्सिन का मेनली जो वर्क होता है वो होता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। फिर यहां के बाद जाते हैं हम इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर आता है वाइल जूस प्लस पैनक्रिएटिक जूस, और दूसरा क्या आ जाएगा, पैनक्रिएटिक जूस। अब वाइल जूस की अगर हम बात करें तो वाइल जूस के अंदर क्या होता है कि वाइल जूस क्या करता है, ये भैया जो फैट मटेरियल है, जो फैट है, जो फैट है उसको एक तरीके से स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो इसका मेनली फर्स्ट काम यही है कि भैया ये इसको तोड़ देगा, या एक तरीके से हम इसको स्मॉलर की जगह ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्युबल फैट के अंदर तोड़ देता है। ठीक है, तो मेनली मुझे तो यही वर्ड अच्छा लगता है कि सॉल्युबल के अंदर तोड़ देता है। अब इसके बाद जो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं दो एंजाइम, एक को बोलते हैं हम ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज ब्रेक डाउन करता है किसका, फैट का। फैट को किस में तोड़ता है, ये फैट को तोड़ता है ये दो चीजों में, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैम। ठीक है, एक तो तोड़ता है इसको फैटी एसिड में और दूसरा ग्लिसरॉल में। ठीक, ट्रिप्सिन का काम क्या है, ये तोड़ता है प्रोटीन को, किसके अंदर, प्रोटीन को तोड़ता है अमीनो एसिड में। किसमें तोड़ देता है, अमीनो एसिड्स में। ठीक है, इसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, जिसको बोलते हैं, एक इंटेस्टाइन के अंदर एक जूस और निकलता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, लिख लेना इस इंफॉर्मेशन को। ठीक, इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को जो बच गया था माउथ के अंदर उसको तोड़ देता है ग्लूकोज, यानी कि जो शुगर वगैरह जो बची थी उसको ब्रेक डाउन कर देगा, किसमें, सिंपली जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई डायरेक्टली ग्लूकोज में। अब इसके बाद एसिमिलेशन शुरू हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली हम क्या देखेंगे कि एसिमिलेशन या एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगा थ्रू द विलिंग। विलिंग्स क्या करती हैं, वो ब्लड वेसल्स उनके बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होती हैं, तो डायरेक्टली वो उसको ब्लड को सप्लाई करना शुरू कर देती है। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन की, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड बर्न्ड इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड ये रिलीज करता है एनर्जी को, और ये हमारे होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन इज यूज टू मेक एटीपीज। किसका फॉर्मेशन करती है? एटीपीज का। ठीक, जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें ट्राइफॉस्फेट के बॉन्ड होते हैं, यही टूटते हैं तभी एनर्जी रिलीज होती है फ्रॉम एडीपी। इसको बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसमें दो बॉन्ड होते हैं। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, तो इसको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होगा जब एडीपी का, तो हमारा क्या होगा, हमको एनर्जी मिलेगी। और जब ये दोबारा से जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फ्रॉम, कहाँ से मिलेगी? रेस्पायरेशन, तो हमको मिलता है एटीपी। तो energy is stored in the cell from the ATP molecule to form the ATP molecule, or cell needs energy to convert ATP broken down into presence of the water to form ADP and energy is released। यानी कि ये ATP in the presence of water break down to get ADP and energy। तो ये टोटल प्रोसेस है, यानी कि जो भी रेस्पायरेशन के थ्रू तुमको एनर्जी मिल रही है वो एडीपी को एक फॉस्फेट बॉन्ड के साथ मिलाकर एटीपी में कन्वर्ट कर देगी। एंड सिमिलरली जो एटीपी है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेगा जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी उस वक्त। ऑलराइट, तो हम इस तरीके से इस पूरी की पूरी कंडीशंस को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। तो जनरली क्या होता है, रेस्पायरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी चीज होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, और यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है? अब्सेंस होती है। लेट्स से अंडरस्टैंड बोथ। तो अगर हम बात करें एरोबिक, जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसमें प्रोड्यूस होती है मोर एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, और जो एंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ही होगा। ठीक, और ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस टेक प्लेस करने वाली प्रोसेस यही है। रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुवेट में पहले, एंड किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, और ये प्रोसेस होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो फर्स्ट प्रोसेस जो हो रही है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है हमारा पायरुवेट के अंदर, वो भी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है CO2 H2O एंड देन एनर्जी। ठीक, अब बात करते हैं हम किसके अंदर? एनारोबिक के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे पहली चीज तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। ठीक, तो इट प्रोड्यूसेस लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक। एंड प्रोडक्ट इसके अंदर होता है लैक्टिक एसिड और एथेनॉल। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन एनर्जी। एनर्जी रिलीज होती है बट कम होती है। ठीक, ये कहाँ पे होती है? मसल सेल्स के अंदर होती है और ईस्ट के अंदर होती है नॉर्मली। इन दोनों के अंदर आपको ये वाली प्रोसेस देखने को मिलेगी। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो है इसके अंदर मसल सेल्स में हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट होगी किसमें? पहले पायरुवेट में, एंड देन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड और देन एनर्जी। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में पहले साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगी, देन पायरुवेट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ठीक है, इसी जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जैसे लेट्स मसल्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन होती है, ठीक, वो सबसे पहले साइटोप्लाज्म के अंदर यूज होती है टू मेक द पायरुवेट, जो कि बिल्कुल दोनों की प्रोसेस क्या है? सेम है। बट द नेक्स्ट प्रोसेस जिसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके अंदर जैसे तुमने देखा होगा कभी कभी तुम्हारी जो लेग्स होती हैं, हैंड्स होते हैं, वो नम पड़ जाते हैं। नम का मतलब होता है सुन्न हो जाता है, यानी कि ठीक से काम नहीं कर पाते उस वक्त कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसका रीज़न क्या होता है? वो होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि एक एक्सिस ऑफ अमाउंट के अंदर क्या बन गया? लैक्टिक एसिड बन गया, जिसने उस चीज़ को क्या कर दिया है? उसको नंब कर दिया। ठीक, द सेम प्रोसेस टेक प्लेस किसमें? ईस्ट के अंदर, जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पायरुवेट में, एंड देन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? एथेनॉल के अंदर। ये किसके अंदर हो रहा है? ये ईस्ट के अंदर हो रहा है, इसमें एथेनॉल बन रहा है। और ह्यूमन बींग के अंदर मेनली बनता है क्या? लैक्टिक एसिड। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, ठीक, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं एथेनॉल वगैरह प्रोड्यूस करने में मेनली। ठीक है, तो ग्लूकोज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनेगा, फिर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ईस्ट क्या करेंगे? इसको एथेनॉल, CO2 और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगी, जो तुमको दोनों समझनी है। बस याद क्या रखना है, ये ह्यूमन में है,
ह्यूमन बीइंग, और इवन एनिमल्स के अंदर भी होती है, ठीक। और ये है ईस्ट के अंदर, ठीक है। तो इसको कभी ईस्ट के अंदर मत रख देना कि सिर्फ एथेनॉल का फॉर्मेशन कर रहे हो तुम, ठीक है। तो इस चीज़ को तुमको खास तौर से याद रखना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक, और क्या नहीं हो रहा है। तो ये वर्ड जो था और, इसका मतलब यही था। तो आपके माउथ के अंदर जो प्रोसेस होती है ना, वो उसी तरह की प्रोसेस है जो आपने अभी देखी, जिसके अंदर एथेनॉल बनता है। अब सभी के अंदर जो कॉमन प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। तो ग्लूकोज है, हमेशा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर साइटोप्लाज्म में पायरुवेट ही बनेगा, साथ में इसमें थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। फिर अगर ये इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, जिसमें CO2 बनता है, H2O बनता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक। लेकिन अगर ये अब्सेंस है और इन मसल सेल्स हो रही है किसी भी एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी निकलेगी। और यहीं पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, देन यहाँ पे बनेगा एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। और ये लास्ट वाली जो प्रोसेस है ये है इन ईस्ट, याद रखना, ठीक। जो मुंह के अंदर बदबू आती है लोगों के, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि उनके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जो ईस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि वो माउथ से एथेनॉल की बदबू आने लगती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की, इसमें हम बात करेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस, ह्यूमन के अंदर क्या होगा, ठीक है। तो मेन ऑर्गन ऑफ रेस्पायरेशन सिस्टम है नॉस्ट्रिल्स, नाक के जो छेद हैं उसके अंदर, फिर आती है नेसल कैविटी, ठीक। फिर आता है फेरिंग्स, जो फेरिंग्स लेकर जाता है किसको, उसकी तरफ, लंग्स की तरफ। फिर आते हैं लेरिंग्स, जो साउंड बॉक्स होता है। ट्रीचिया आते हैं फिर, जो लंग्स के ऊपर डिवाइड होगा। फिर ब्रॉन्ची आते हैं, फिर ब्रेंचियोल्स आते हैं, जो लास्ट पॉइंट है उसे ब्रेंचियोल्स बोलते हैं। और लंग्स आते हैं, एंड देन आता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, ये जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको एक तरीके से प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो हम जैसे बात करें, यहाँ पे आ गई नेसल कैविटी, फिर यहाँ से ये सा वाला जो हिस्सा है ये माउथ का हिस्सा है, तो इसको बोलते हैं ओरल कैविटी। और फिर आएगा ये एपिक्लोटिस, ये छोटा सा हिस्सा होता है। फिर ये जो नसल कैविटी है कनेक्ट करती है फेरिंग्स से, फेरिंग्स के बाद आता है लेरिंग्स, जहाँ से आवाज़ निकलती है। और फिर इसके बाद ये ट्रेचिया आएगा, ये साला जो हिस्सा है ये ट्रेचिया कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये आता है हमारा कार्टिलेजिस, ठीक। इन कार्टिलेजिस से होते हुए फिर जब हम अंदर जाते हैं तो ये आएगा हमारा लेफ्ट ब्रॉन्च, और ये आएगा लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट वाला है, और ये आ गया हमारा राइट लंग, ठीक। इसके अंदर क्या होता है, ये नीचे का जो हिस्सा है ये जो है, इस हिस्से को बोलते हैं हम डायफ्राम, ठीक है। अब यहाँ पर रहते हैं हमारे ब्रेंचियोल्स, जो टर्मिनल होते हैं, बिल्कुल जो एंड जो होती है जहाँ पर, उसे बोलते हैं हम ब्रेंचियोल्स, ठीक। यहीं पे जाके क्या होता है, इसके अंदर छोटी 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 जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं हम नसें होती हैं, वो नसें क्या करती हैं, यहाँ पे काम करती हैं किसका, ऑक्सीजन को ब्लड से कनेक्ट करने का, ठीक। और यहीं से ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद दोबारा से हार्ट के अंदर चला जाता है, और हार्ट उसको पंप कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, पहली चीज नाक के थ्रू क्या करेगी, अंदर चली जाएगी। द हेयर्स और म्यूकस जो ट्रैप रहता है, ट्रैप कर लेता है डस्ट को और पार्टिकल्स। जो नाक के अंदर जो हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस वगैरह वो ट्रैप कर लेगा, और बेकार के पार्टिकल्स वगैरह को पासेस थ्रू द फेरिंग्स, और इसको फेरिंग्स में पहुंचा देगा। लैरिंग्स, ट्रेचिया, ब्रोंची एंड एंटर टू द लंग्स, फिर उसके बाद वो एंटर कर जाएगा लंग्स के अंदर। ट्रेचिया जो होते हैं हैज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कि जो कार्टिलेज जैसी रिंग्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, इनका जो मेनली वर्क होता है वो कंट्रोल करता है, या एक तरीके से बोल सकता हूँ मैं कि इनका जो मेनली काम होता है वो काम होता है कि ये बचाए रखती हैं एक तरीके से, ये जो लगे हुए हैं ये क्या करती हैं, इसको सिकुड़ने से रोकती हैं, यानी कि कहीं ये दब के बंद ना हो जाए। तो ये कार्टिलेज क्या करती हैं, इसको बनाए रखती हैं, जो शेप है उसी के अंदर बनाए रखेंगे, ठीक है। विच प्रिवेंट, इन्होंने बोल रखा है इसको, विच प्रिवेंट इट फ्रॉम द कोलेप्सिंग, कोलेप्सिंग मतलब बंद होने से। देयर इज नो एयर इन द ट्रेचिया, जो नो एयर, जो ट्रेचिया होते हैं उसके अंदर कोई एयर वगैरह नहीं होती, ठीक। तो ब्रोंची डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स, जो ब्रोंची है वो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेंच्यूल्स, ठीक है। विच एंड इनटू टाइनी एयर सेक्स, यानी कि जैसे थैले होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक, कॉल्ड एल्वोलोई, जिनको बोलते हैं एल्वोलोई।
ठीक है। अब जो एल्विलॉइज हैं ये सप्लाइड करते हैं विद ब्लड्स वेसल्स, यानी कि ये सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स के थ्रू, विच एक्सचेंज द गैसेस टेक प्लेस, ये जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो एल्विलाई जो है वो हेल्प करते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ाने का काम किसका है, एल्विलॉय का। बहुत छोटे छोटे जब एल्विलाइज होंगे, ठीक है, ये जो है ये सब एल्विलॉइज है, तो ये क्या करेंगे, जब गोल गोल बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होंगी तो उसके एरिया को क्या कर देंगे, वो बढ़ा देंगे। ये जो दिखाए गए यहाँ पे एल्वलॉइस हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कैपिलरी बेड है, बहुत सारी नसें होती हैं, ठीक है। ये स्क्वमस एपिथेलियम टिश्यूज हैं यहाँ पर, ये से वाले, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पर ब्लड आएगा, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा और देन वापस चला जाएगा। मैकेनिज्म में क्या होता है कि व्हेन वी ब्रीथ एयर, जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, द मसल्स ऑफ द डायफ्राम्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं। जब हम ब्रीथ करेंगे तो वो एक तरीके से सिकुड़ जाएंगी, कहाँ, किसकी तरफ, डाउनवर्ड। एंड चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, और जो हमारा चेस्ट है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इससे क्या होगा, एयर एंटर्स इनटू द लंग्स, जो एयर होगी, अब अंदर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, अंदर की ओर जब प्रेशर कम होगा तो बाहर की एयर कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। व्हेन ब्रीथ आउट, जब आप एयर ब्रीथ को बाहर करते हो तो मसल्स जो होती हैं डायफ्राम की वो रिलैक्स हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, जिससे वो क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे अपवर्ड। इससे चेस्ट कैविटी के ऊपर क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा, ठीक है। और प्रेशर बनेगा तो गैसेस क्या जाएंगी, बाहर की ओर चली जाएंगी, क्योंकि अब प्रेशर क्या हो गया, अंदर ज़्यादा हो गया और बाहर का प्रेशर कम है, दैट्स वाई दैट विल ब्रीथ आउट। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या करती हैं, काम करती हैं, ठीक है। इसको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। ऑलराइट, आई होप तुमने इस चीज़ को समझ लिया होगा। दैट इज एक्सचेंज जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज टेकिंग प्लेस, तो उसका एक मेनली रीजन क्या है, प्रेशर। अब बात करते हैं हम रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ये भी बड़ा अंडरस्टैंडेबल और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एनिमल्स की बात करते हैं हम, तो प्लांट्स प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी, यानी कि इनको भी भाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, ये भी तो भाई अपनी लाइफ को सस्टेन करना चाहते हैं, ये सस्टेन करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेते हैं वो लेते हैं कहाँ से, इनको मिलेगी, वो भी रेस्पायरेशन की तरह। तो प्लांट्स यूज ऑक्सीजन ऑफ द एयर, और रेस्पायरेशन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इनके अंदर भी क्या होता है, रेस्पायरेशन के थ्रू क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स इन्वॉल्व यूजिंग sugar produced during photosynthesis plus oxygen to produce energy for the plants grow, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम वही हो रहा है, ठीक, लेकिन प्रोडक्ट थोड़े अलग हो जाएंगे। तो रेस्पायरेशन इज अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसेस है। उसके अंदर ग्लूकोज से क्या बनता था, एक तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस में, और यहाँ पर ग्लूकोज जो है दोबारा से टूटेगी ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। They use carbon dioxide from the environment to produce sugar and oxygen, which can later utilize as a source of energy, जो बाद में एक source of energy की तरह use होगा। While photosynthesis takes place in the leaves and stems only, respirations occur in the leaves, stem, roots of the plants, यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट में ये होता है, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है, रेस्पायरेशन के अंदर कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, CO2 का फॉर्मेशन करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा, और 32, जो हम 34 की बात करें तो 32 ATPs का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम नाम दिया था हमने कॉइन ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं, कॉइन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो फर्दर जो प्लांट है उसको एनर्जी देने में हेल्प करेगा। प्लांट गेट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। तो रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, ऑफ द सेल, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन विच इन इट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पायरेशन, इसको एरोबिक कहते हैं। लेकिन इन प्लांट के अंदर क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन वी नो, एक होता है डार्क जो अंधेरे में होगा, और एक होता है फोटो रेस्पायरेशन जो रोशनी में होता है। अब जो फोटो रेस्पायरेशन है दैट अकर एक्सक्लूसिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि ये हमेशा किसके प्रेजेंस में होगा, लाइट की ही प्रेजेंस में होगा। तुमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है, लाइट की प्रेजेंस में होता है हमेशा। अब इसके अंदर रोल ऑफ कुछ चीज़ें हैं जिसको हमको समझना बड़ा ज़रूरी है, उनके बारे में चलो बात कर लेते हैं।
ऑलराइट, उससे पहले कुछ और है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी बन जाता है, तो उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर स्टडी। ओके, रोल ऑफ एयर टेम्परेचर, यानी कि एयर के टेम्परेचर का क्या रोल है, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। लेट्स डिस्कस। जैसे प्लांट रेस्पायरेशन अकर्स 24 आवर पर डे, यानी कि होल डे ही होता है। बट नाइट में जो रेस्पायरेशन होता है वो मोर एविडेंट सिंस द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सीरीज। ठीक, तो ड्यूरिंग द नाइट क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर इज कूलर, यानी कि इस टाइम टेम्परेचर कम होता है देन ड्यूरिंग द डे, और प्लांट कैन एक्सपीरियंस स्ट्रेस, जिसमें क्या होता है प्लांट को एक स्ट्रेस सा महसूस होता है। ठीक है, इसमें इमेजिन अ रनर इन अ मैराथन, ये कोई रनर है जो मैराथन में दौड़ रहा है, तुम ऐसा इमेजिन करो, और वो रेस्पायर कर रहा है एट हायर रेट्स। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब दौड़ेगा तो उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा ब्रीथ करेगा। स्टैंडिंग स्टिल, देयरफॉर अ रनर रेट ऑफ रेस्पायरेशन इज हायर एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, और जिससे टेम्परेचर बॉडी का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेम प्रिंसिपल अप्लाइड टू द प्लांट, कि the as the temperature at night increases, the respiration rate also increases, consequently temperature increases, और इसका रिजल्ट क्या होगा, फिर टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। तो these action could results into flower damage and पुअर प्लांट ग्रोथ, यानी कि इससे क्या होगा कि फ्लावर जो होंगे उसके डैमेज होने लगेंगे और उसके प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो पूरी तरीके से नहीं होगी। दैट इज वाई वी ऑफ्टन हियर दैट द पीपल आर आस्क्ड नॉट टू स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट, यानी कि लोगों से इसलिए बोला जाता है कि भाई देखो प्लांट्स के नीचे मत सोया करो रात के दौरान। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि उनको सफोकेशन हो सकती है ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ से निकल रही है, इवन ट्रीज आर रिलीजिंग इट। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पायरेशन, किस वजह से, क्योंकि वो रेस्पायर कर रहे हैं, रेस्पायरेशन कर रहे हैं। ठीक, आगे क्या बात करनी है कि प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो डिफ्यूजन के थ्रू आती है। कैसे? द प्लांट हैव ए ब्रांचिंग शेप, ठीक, सो दे हैव ए क्वाइट लार्ज सरफेस एरिया, वी ऑल नो, ठीक, कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो देयरफॉर डिफ्यूजन along can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for the respiration, यानी कि जितनी उनको चाहिए है डिफ्यूजन के थ्रू उनको मिल जाएगी। ठीक, और डिफ्यूजन कहाँ पे होता है, डिफ्यूजन होता है रूट्स में, इवन स्टेम में, लीव्स में ऑफ द प्लांट्स, यानी कि हर जगह पे तुमको ये डिफ्यूजन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, देन रेस्पायरेशन इन रूट्स की बात करें तो हम, तो जैसे हमने अभी बात की थी कि एयर अकर्स इन सॉइल इंटरस्पेसिस, यानी कि ये जो सॉइल होते हैं इसके जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ये जो हिस्से, ये है, ये है, यहाँ पे क्या रहती है, एयर रहती है, एयर भरी रहती है ग्राउंड के अंदर। अब यही जो एयर इंटरस्पेसिस में है वो हेयर्स जो होते हैं रूट के, ठीक, उनके कांटेक्ट में आती है। ठीक, जिनको हेयर जो रूट्स के हैं उसके कांटेक्ट में जब ये आएगी तो ये क्या करेगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी, किसमें, रूट हेयर के अंदर, एंड रीचेस टू इंटरनल सेल ऑफ द रूट टू रेस्पायरेशन, और ये इसके अंदर जाने के बाद क्या होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन कलेक्ट होने लगेगी। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय रूट्स सेल्स डिफ्यूज इनटू अपोजिट डायरेक्शन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसमें बनने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में बाहर आ जाएगी। ठीक, तो वाटर लॉगिंग कंडीशन, सॉइल एयर बिकम्स डिफिशिएंट, यानी कि जब जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर होता है वहाँ पर सॉइल के अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो कम हो जाती है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रूट विल रिस्पायर एन एरोबिकली, यानी कि जो रूट हैं उनके अंदर जो रेस्पायरेशन होगा वो एन एरोबिक होगा, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला, जिससे अल्कोहल बनेगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द रूट डिक्लाइन, यानी कि जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या कर जाएंगे, डिक्लाइन कर जाएंगे, और इस कंडीशन में जब वो ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती हैं तो प्लांट मर जाते हैं। ठीक, ये एक प्रोसेस को दिखाया गया है कि यहाँ पे भाई गैस इस तरीके से जाती हैं अंदर रूट की तरफ, और फिर यहीं से ऐसी CO2 की फॉर्म में बाहर निकल दी जाती है। ठीक, तो CO2 का जो प्रेशर होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। हियर इट इज स्ट्रेस, अगर हम बात करें स्ट्रेस की तो रेस्पायरेशन इन स्टेम के केस में बात कर लेते हैं। ठीक है,
तो स्टेम में जो होता है वो हर्बेसियस प्लांट्स के अंदर, जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं हर्ब्स वगैरह के, उनके पास क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं नेम में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू स्टेम, ठीक। तो हर्बेसियस प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू रीचेस टू ऑल द सेल्स ऑफ द रेस्पायरेशन, फॉर द रेस्पायरेशन, यानी कि यहीं पे क्या होंगे, सेल्स तक पहुंच जाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन वी ऑल नो, और वो डिफ्यूज हो जाती है इन्हीं के थ्रू बाहर की ओर, ठीक है। और जो वुडी प्लांट होते हैं उनमें बार्क पाया जाता है, ठीक, हैज लेंटिकल्स, जो क्या कहलाते हैं, लेंटिकल्स कहलाते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ऐसे ही ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूज इनटू द स्टर्म ऑफ ए वुडी प्लांट्स थ्रू द लेंटिकल्स एंड रीचेस टू इनर सेल्स, और उसके बाद कहाँ पहुंचेगी, वो इनर सेल्स के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और स्टेम ऑफ द रेस्पायरेशन, और जहां पर क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो जो भी प्रोड्यूस हुई है वो उन्हीं लेंटिकल्स के थ्रू बाहर की ओर आ जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और उसके बाद क्या देखोगे तुम कि वो बाहर की ओर क्या पाया जाता है, बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, जो एक प्रोसेस लगातार चलती रहती है रेस्पायरेशन के थ्रू। ये है लेंटिकल्स, छोटे छोटे तुमको जो निशान नजर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स, और ये पाए जाते हैं किन पे, जिन प्लांट्स के पास क्या होता है जनरली, जिन प्लांट्स के पास तुमको देखने को मिलेगा, जैसे हम इसको बोल सकते हैं कि जिन प्लांट्स के पास बार्क पाया जाता है वहां पर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। अब बात करने वाले हैं हम रेस्पायरेशन इन लीव्स। ये तो सबसे सुटेबल जगह है किसी भी प्लांट के लिए। तो लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स, जिनको हम स्टोमेटा का नाम दे रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैस होता है, ठीक। लिविंग लीव्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द स्टोमेटा, तो यहाँ पे स्टोमेटा के थ्रू हो जाएगा, जो कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू, गार्ड सेल्स के थ्रू। अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमा की, वो हेल्प करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द इंटीरियर ऑफ द लीव्स, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या काम हो सकते हैं, तो जब स्टोमेटा क्लोज्ड होगा तो ये न्यूक्लियस वगैरह दिया है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे वैक्यूल्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये सेल वॉल है इनकी। जब ये ओपन होगा तो वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पे लेट्स से रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के बारे में, respiration in plants and also respiration in animals। पहली चीज, ऑल द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक रूट है, स्टेम है, लीव्स है, वो क्या करते हैं, रेस्पायरेशन में इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, सबके सब करते हैं। लेकिन जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल्स परफॉर्म रेस्पायरेशन एज ए सिंगल यूनिट, यानी कि वो कैसे काम करता है, एक सिंगल यूनिट की तरह, पूरी बॉडी इंडिविजुअली काम न करके एक सिंगल यूनिट की तरह काम करती है। अब प्लांट्स में बात करें तो ड्यूरिंग रेस्पायरेशन देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ द अदर पार्ट, यानी कि जो रेस्पायरेटरी गैसेस हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बहुत कम होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट। सारे पार्ट अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं थ्रू द डिफ्यूजन। लेकिन अगर हम बात करें रेस्पायरेशन इन गैस, रेस्पायरेशन ऑफ गैसेस यूजली ट्रांसपोर्टेड होता है ओवर लंग्स डिस्टेंस इनसाइड द एनिमल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, यानी कि ये ब्लड के थ्रू ये रेस्पायरेशन आपको होता हुआ नजर आएगा। अब आगे है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के अंदर अकर होगा बहुत ही स्लो रेट से, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो इसकी रेस्पायरेशन की रेट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हमारी अगली एक्टिविटी आ गई, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि जो ब्लड है, आर्टरीज हैं, वेन कैपिलरीज हैं और हार्ट है, ये सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मेजर रोल निभाता है। जैसे ब्लड क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट, कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिनको आरबीसी भी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या है, वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनस वेस्ट को, एटसेट्रा को। रेड ब्लड सेल का काम क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन। वाइट ब्लड सेल्स क्या करती हैं, किल करती हैं हार्मफुल माइक्रोब्स और प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, यानी कि एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्लॉटिंग करती हैं ब्लड की, ठीक। यानी कि जब कभी कहीं पर चोट लग जाए तो उससे ब्लड निकलता है,
उसका प्लग बनाती हैं। प्लग मतलब ब्लड को रोकने का काम करती हैं उससे, उस जगह से बाहर जाने से, ठीक है, जिससे प्रिवेंट होता है लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरीज, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड ना बहे उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज का काम समझ लेते हैं। कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, सारी बॉडी के पार्ट में ले जाने का काम इनका है। दे आर थिक वॉल्ड, डू नॉट हैव valves, यानी कि थिक वॉल्ड होती हैं और इसके अंदर वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक, जिससे कि ब्लड क्या होता है बहुत तेजी से इनके अंदर दौड़ सके और नसें फटे ना, इसलिए वो थिक होती है, ठीक। फिर बात करते हैं वेंस का। वेंस का काम होता है जितना भी ब्लड है सभी बॉडी पार्ट से उसको कलेक्ट करना और दोबारा से उसको हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या करता है, हार्ट से लेकर जाता है बॉडी पार्ट्स में और ये बॉडी पार्ट से लेकर आता है हार्ट में। अब यहाँ पर जब ब्लड वापस आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, यानी कि प्रेशर कम हो गया। उस कंडीशन में इसकी जो बॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इसमें बाल होते हैं जिससे ब्लड वापस ना लौटे। इसमें पाई जाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, दोनों के जो एंड पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग वेन्स की और जो एंड पॉइंट होते हैं आर्टरीज के, उसको कैपिलरीज बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को टुगेदर। इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ फूड होता है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स टेक प्लेस थ्रू द कैपिलरीज, यानी कि ये सारी प्रोसेस किसके थ्रू होती हैं, कैपिलरीज के थ्रू होती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे मेजर पार्ट की, ठीक, एंड दैट इज आर हार्ट, ठीक है। जब भी हम बात करते हैं हार्ट की तो इट इज बिकम रियली इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आए कि हार्ट किस तरीके से काम करेगा। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर। इसका काम क्या है, विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि इसका काम एक पंपिंग इंजन की तरह, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। तो अपर चैम्बर जो है उनको बोलते हैं एट्रिया, ठीक, और जो लोअर चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर वाले, वो पंप करते हैं ब्लड को टू डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। इसकी बॉल्स जो होती हैं वो थिकर होती हैं जिससे ज़्यादा प्रेशर हो देन द आर्टरिया, ठीक है। अब क्या बात करेंगे कि जो राइट और लेफ्ट चैम्बर्स होते हैं आर सेपरेटेड बाय सेप्टम, यानी कि जो हार्ट के नीचे एक हिस्सा होता है जो इनको सेपरेट करता है, वो लेफ्ट और राइट को उसे बोलते हैं सेप्टम। It prevent the mixing of oxygenated blood with the deoxygenated blood से, ठीक है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स हैव बाल्स, इनके अंदर क्या होते हैं, बाल्स, यानी कि एक दूसरे को जो जोड़ते हैं उसको अंदर क्या कहलाते हैं, बाल्स कहलाते हैं, बिटवीन देम, ठीक, जो प्रिवेंट करता है फ्लोइंग बैकवर्ड, जिससे कि पीछे की ओर ब्लड का फ्लो ना हो। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ये आपका हार्ट है, ठीक है। तो ये हार्ट रहेगा आपका जिसमें ये है सुपीरियर वेना कावा, ये वेन सुपीरियर वेना कावा रहेगी, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये है पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर ये आता है बाल्ब्स, मिट्रल बॉल्ब्स, ये है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा ऑर्ट्रिक बॉल्ब, ये ऑर्ट्रिक बॉल्ब आ गया, ठीक है। इसके बाद ये आएगा पल्मोनरी बॉल्ब, ये पल्मोनरी बॉल्ब आ गया। ये ट्राइक्यूपिड बॉल्ब, ये ट्राइक्यूपिड यानी कि इसके अंदर 3 कप जैसी स्ट्रक्चर होती है, 3 माउस होते हैं। ये आता है राइट वेंट्रिकल्स, ये सी वाली राइट है और ये सी वाली लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ऊपर के हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है। ये होता है इन्फीरियर वेना कावा और ये है पेरिकार्डियम, जो इसके चारों तरफ जो हार्ट के एक वॉल पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। नाउ लेट्स लर्न अबाउट, ठीक, ये है ऑर्टा। जो पल्मोनरी ऑर्टा होती है इसका काम होता है, पल्मोनरी ऑर्टा टू टेक deoxygenated blood to lungs, ठीक। पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं इनका काम होता है टू ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तुमको याद रखनी है, यहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे हार्ट आ गया, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक। इसमें दिखाया गया है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे हार्ट जो है यहाँ से
ब्लड को लेकर आएगा लंग्स के थ्रू, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ब्लड जाएगा किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये दिखाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो दिखाया जाएगा ब्लू कलर से, ठीक है। जो ब्लू कलर वाली जो वेंस है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो किसके थ्रू आ रहा है, वेंस के थ्रू। ऐसे ही जो रेड वाला है वो ऑक्सीजनेटेड है ब्लड, ठीक, जो किसके द्वारा बॉडी से बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है, दैट इज ऑर्टा के थ्रू। तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में। ओके, working of heart, a circulation of blood. So when left atrium relaxes, oxygenated blood from the lungs flows into through the pulmonary veins. इनके pulmonary veins के थ्रू लेफ्ट एट्रियम जो करती है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। when contracts, जब ये सिकुड़ता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है वो एक्सपेंड कर देगा एंड द ब्लड फ्लोज इनटू इट, जिससे ब्लड क्या करेगा, उसके अंदर फ्लो कर जाएगा। देन द लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्ड आउट थ्रू द ऑर्टर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक। तो आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू द वेना कावा। यानी कि इसके थ्रू क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करेगा, वो ब्लड जो एंटर कर जाएगा किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर थ्रू द वेना कावा, ठीक है। व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, द राइट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड्स, जिससे क्या होता है, ये राइट वेंट्रिकल एट्रियम कॉन्ट्रास्ट करती है, सिकुड़ती है, तो राइट वेंट्रिकल क्या होती है, खुल जाती है एंड the blood flowed into it. Then the right ventricles contrast and the blood pumped to the lungs through the pulmonary artery. In the lungs, carbon dioxide is removed and the oxygen is absorbed. And the oxygenated blood again enters to the left atrium and the process repeated. And then the process वैसे ही चलती जाएगी जैसे हमने अभी डिस्कस की। अब क्या होता है इसके अंदर, सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम। तो याद रखना, इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन सिस्टम दैट इज फाउंड इन एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स और इवन द ह्यूमन बीइंग। अगर हम बात करें लिप्स की, तो लिप्स का काम क्या है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है जो इंटरसेलुलर स्पेस में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लाज्मा विच escape फ्रॉम द कैपिलरीज, जो कहाँ से escape करेगा, कैपिलरी से escape करेगा। तो जो लिम्फ है वो ड्रेन करता है इनटू द लिम्फोटिक कैपिलरीज विच फॉर्म्स लिम्फ वेसल्स एंड जॉइंस इनटू लार्ज वेन्स, ठीक। तो लिम्फ जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फैट ट्रेंस एक्सिस फ्लूइड्स फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स विच किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। यानी कि इसी के अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट मतलब WBC, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कैपिलरीज, इस तरीके से, ठीक। तो लिम्फ के अंदर क्या रहता है, मेनली जब तुम देखोगे लिम्फ को, तो लिम्फ के अंदर आपको नॉर्मली क्या मिलने वाला है कि इसके अंदर एक कलरलेस मटेरियल होगा और जो रहेगा किसके अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। अब बात करने वाले हैं हम हार्ट्स इन मैमल, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, इसके डिफरेंस वगैरह के बारे में भी हम बात करेंगे। तो हार्ट्स इन मैमल्स, जैसे बर्ड्स हैं, हैव 4 चैम्बर्ड एंड द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज सेपरेटेड बाय सेप्टा, ठीक है। दिस प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स एंड प्रोवाइड efficient supply of oxygen. This is necessary because they need more energy to maintain their body temperature, ठीक है। अब बात करते हैं एम्फीबियन के केस में। तो यहाँ पे एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जो अलाउ करता है सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, ठीक, बिकॉज डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की। देयर बॉडी टेम्परेचर इज
द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी कि उनका बॉडी टेम्परेचर अपने आप को सराउंडिंग के सिमिलर ही रखेगा। अब बात करते हैं हार्ट इन फिशिस। तो फिशिस के अंदर जो हार्ट होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ टू चैम्बर, ठीक, जिसमें ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, यानी कि ब्लड जो होगा ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा गिल्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिशिस है, ये ऑक्सीजनेटेड है जो कैपिलरीज के पास होगा, और ये भी कैपिलरीज है, तो यहाँ पे ब्लड आएगा, देन डीऑक्सीजनेटेड, देन ये राइट बैक टू सिस्टम, यानी कि सर्कुलर है, तो यहाँ से होकर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर ये आगे एम्फीबियंस के और रेप्टाइल्स के केस में जब बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ये होता है, यहाँ पे आता है, फिर यहाँ पर आने के बाद ये पूरी बॉडी के अंदर यूँ फैलेगा, फिर इसके बाद ये आएगा फिर यहाँ पर। तो ये जो दिखाया गया है ये सवाल स्पेशली ये दिखाया गया है किसके लिए, उस ब्लड के लिए जो ऑक्सीजनेटेड भी है प्लस डीऑक्सीजनेटेड भी है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसकी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। कहाँ पे मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे, और देन दैट इज गोइंग बैक टू द बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट स्टिल दैट इज ड्यू टू थ्री चेम्बर। देन वी टॉक अबाउट द बर्ड्स और एनिमल्स की बात करें, मेमल्स की बात करें, तो उनमें क्या होता है, डबल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये लंग्स के अंदर गया, यहाँ पर ये घूमा वापस आया, फिर यहाँ पर हार्ट में कलेक्ट हुआ, फिर ये वापस गया, फिर ये दोबारा से हार्ट में आया, फिर ये प्योर होने के लिए गया। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, दो राउंड हो जाते हैं, दैट्स व्हाई वी कंसीडर देम डबल सर्कुलेशन सिस्टम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स इन प्लांट्स के केस में, तो इनमें क्या होता है, तो इनके अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, एक तो होता है जाइलम और फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। अब जाइलम क्या है, जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर आना प्लांट्स के पास या उसके बॉडी पार्ट्स के अंदर। कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रेचेट्स, ठीक, इसके अंदर ये पाई जाती है। वाटर एंड मिनरल्स क्या करते हैं, एंटर करते हैं रूट में बाय डिफ्यूजन, सॉइल से डिफ्यूजन के थ्रू, देन ड्यू टू ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर सक्शन फोर्स काम करता है, जो उनको हेल्प करता है मूवमेंट के लिए अपवर्ड ऑफ द वाटर इन मिनरल्स, ठीक है। फिर क्या होगा इसके आगे, जब वो वाटर ऊपर की ओर जाएगा, मूव करेगा, ठीक, तो उसमें क्या होता है, जैसे ये ट्रेचेट्स जो पाए जाते हैं, इनका फंक्शन होता है इन बोथ सपोर्ट द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब क्या होता है, वेसल्स एलिमेंट स्पेशलाइज्ड फॉर द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया ये फाइबर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द सपोर्ट। यहाँ पर क्या होगा, वाटर इवापोरेट फ्रॉम द लेफ्ट सरफेस, वाटर ट्रेवल्स थ्रू द प्लांट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, यानी कि यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा रूट के थ्रू। देन वी रीच टू द अनदर टिश्यू दैट इज हेयर, इट इज फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को जो लीव्स में बना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ठीक, वहाँ पे ट्रांसपायरेशन था, यहाँ पे ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम कंसिस्ट करता है सीव ट्यूब्स, ठीक, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फूड फॉर्म लीव्स इन ट्रांसफर टू द xylem by the energy of ATP molecules. Due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transport of food, ठीक, कैसे, इधर देखो, ये है एंड बॉल्स, ये है सीव ट्यूब्स, और ये है कंपेनियन सेल्स, ये सारी की सारी क्या है, कंपेनियन सेल्स। अब ये रहा जाइलम और ये रहा फ्लोएम। यहाँ पे होता है परपोर्शन प्लेट्स, ये लगी रहती हैं, ठीक है, ट्राचेट्स होते हैं, ये फाइबर्स होते हैं, ये वेसल्स मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे ये सीव लाइट जैसे है जिसके साथ में रहती हैं कंपेनियन सेल्स, ये फाइबर्स होंगे, ये सीव एरियाज होंगे, ठीक, और ये सीव एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं इन दोनों के अंदर, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम एक्सक्रीशन के बारे में, यानी कि बॉडी के बाहर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना। तो excretion is a process in which the waste products produced
during metabolic activities removed from the body. ठीक है, तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्शन होता है उसको क्या किया जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर के पास क्या होता है, डिफ्यूज करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। उनका काम क्या होता है कि वो बॉडी के बाहर किसी भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दें। ठीक, इसमें जो सबसे मेनली जो सबसे खास चीज़ आती है, जो अगर हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो वो आते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक, इसमें क्या होती है, पेयर ऑफ किडनी होती है, एक पेयर ऑफ यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लेडर होता है और यूरेथ्रा होती है। ठीक, ये यूरेथ्रा खुलती जा कहाँ जाकर है, पेनिस की ओपनिंग। तो ईच किडनी जो है हमारी वो हैज़ ए नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट जिनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे अभी। तो ये जैसे हमारी किडनी हो गई दो, यहाँ पे आगे ये चलता है तो ये इसको बोलते हैं यूरेटर। देन यहाँ पे आता है ब्लेडर जिसमें ब्लड वो आपका जो यूरिन होता है वो कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये स्पिंटर के थ्रू जुड़ी रहती है यूरेथ्रा से, और यहीं से ये पेनिस के थ्रू बाहर खुलती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हमारी किडनी है और इसके ऊपर ये पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे निकला है एड्रिलिन, जिससे एड्रिलिन निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑट्रा जुड़ी रहती है और वेन जुड़ी रहती है, जिसको एड्रिनल ऑट्रा और एड्रिनल वेन कहते हैं। फिर यहाँ आता है किडनी, राइट किडनी, इसमें रहती है राइट रीनल आर्टरी और राइट रीनल वेन। ठीक, फिर यहाँ पर जो भी प्रोसेस होती है, ब्लड आता है और उसके थ्रू क्या होता है, वहाँ से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को निकाल दिया जाता है। ठीक, और वो फिर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं राइट यूरेथर में या यूरेथर के अंदर, और जहाँ पर आकर ये सब कलेक्ट हो जाएंगे ब्लेडर में, एंड देन यूरेथ्रा इसको बाहर फेंक देगी। देन वी डिस्कस अबाउट दिस, यहीं पे हमने बात की थी कि भाई इसके अंदर क्या होता है, जो किडनी है हमारी वहाँ पर पाए जाते हैं ये मेडुला, ऐसा हिस्सा कहलाता है, इसमें होते हैं कॉर्टेक्स। ठीक, और ये रीनर पेल्विक्स, ये भी क्या पाए जाते हैं, इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जुड़े रहते हैं किससे, रीनल वेन से और रीनल ऑर्टर से। ठीक है, फिर इस किडनी के अंदर जो छोटे छोटी सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन एक कप शेप्ड सेल होती है जो क्या करती है, यहाँ से ब्लड सेल्स आती हैं और इसमें ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, और यहीं पे फिल्ट्रेशन के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है, और वो इस सेल्स के थ्रू होते हुए कहाँ पर जाके कलेक्ट होता है, ऑफ कोर्स ब्लेडर में कलेक्ट हो जाता है। ये दिखाया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें आर्ट्रियोल्स फ्रॉम द रीनल आर्टरी आएगा, ब्लड आएगा। ठीक है, और एट्रियोल्स फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू है, तो यहाँ से ब्लड आएगा, इससे होता हुआ यूं चला जाएगा। ब्रांच ऑफ रीनल वेन है, रीनल वेन ये सी वाली। ठीक है, यहीं पे होता है ग्लोमेरुलस, जिसको हम बोलते हैं जो जहाँ पे सेल्स आकर जुड़ती हैं ब्लड की। ठीक, फिर ये होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, ये जो है जितनी भी, और यहाँ से होते हुए आता है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, जिसमें फ्रॉम अनदर नेफ्रॉन वगैरह यहाँ पे जुड़े रहेंगे और इसमें कलेक्टिंग होते रहेंगे। कलेक्टिंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं कलेक्टिंग डक्ट है। इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले विद द कैपिलरी नेटवर्क, जो सेल्स के चारों तरफ फैला रहता है। ऑलराइट, देन वी मूव टू नेक्स्ट, ये भी उसी सेल्स को दिखाया गया है। ठीक, इसमें जो चीज़ है जिसको हम बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल, इट इज़ अ कप लाइक सेक, जो हमने अभी बात की थी, यहाँ पर ये कप लाइक सेक होता है, ये पूरी स्ट्रक्चर की बात चल रही है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द टेब्यूलर कंपोजिट कंपोनेंट्स ऑफ ए नेफ्रॉन। ठीक है, जो मेमेलियन की किडनी में पाया जाता है, परफॉर्म करता है फर्स्ट स्टेप एज ए फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू फॉर्म यूरिन, यानी कि उससे जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन की फॉर्म में वो बाहर निकालता रहेगा। इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड, यानी कि इसका जो मेनली वर्क है वो फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड रहेगा। अब नेफ्रॉन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। नेफ्रॉन हैज़ ए कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते थे वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसमें क्या होती है, बंडल ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है, क्या बोलते हैं इनको, बंडल ऑफ कैपिलरीज, जिनको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, द वुमेन्स कैप्सूल लीड्स इनटू द टेब्यूलर स्ट्रक्चर विच जॉइंस द कलेक्टिंग ट्यूब, जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके कहाँ लेके जाती है,
सीधा लेके जाती है किसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं जनरली ब्लेडर। तो रीनल आर्टरी ब्रिंग्स नाइट्रोजिनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड along with the excess water or salt into the nephrons। इसी ये क्या करेगी, फिल्टर करेगी इसको नाइट्रोजन वेस्ट को एंड वाटर को एंड सॉल्ट को, विच पासिस थ्रू द ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर इनटू कलेक्टिंग डक्ट, जिसके बाद वो पहुंच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और जो ब्लड होगा वो वापस वो भेज देगी किसके अंदर, जो उससे जुड़ी हुई सेल्स हैं। ठीक, तो वाटर देन पासिस थ्रू द ureters into the urinary bladder and then send back the urethra to the urine। ठीक है, यानी कि यूरिन वाला चैम्बर के अंदर भेज दिया जाएगा। यूजफुल प्रोडक्ट लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट एटसेट्रा आर reabsorbed by the capillaries around the tubular structures and goes into the renal vein, और वो दोबारा से किस में चले जाते हैं, जो ब्लू कलर की रीनल वेन हमने दिखा रखी है उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सक्रीशन के बारे में इन प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट के अंदर क्या होता है एक्सक्रीशन नॉर्मली, तो गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन कौन से होते हैं, वही CO2 होती है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो वहाँ पे वेस्ट बनता है फोटोसिंथेसिस में वो O2 होता है। ठीक है, रिमूव थ्रू द स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाता है। एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव थ्रू स्टोमेटा, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। किसके थ्रू हो जाता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं कहाँ पे, लीव्स में, और रिमूव्ड व्हेन लीव ड्राई एंड फॉल ऑफ, जब लीव्स वगैरह गिर जाती हैं तो उसके बाद वो रिमूव हो जाएंगे। सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, जो वैक्यूल होती हैं उनमें स्टोर हो जाएंगे, और सम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेजिन्स आर स्टोर्ड इन द ओल्ड जाइलम, जो प्लांट का ओल्ड जाइलम सेल्स होती हैं वहाँ पर स्टोर होता रहेगा। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड थ्रू द रूट्स, और जो रूट्स वगैरह पुरानी होती जाएंगी वहाँ पर सॉलिडिफिकेशन होता है, जिसके थ्रू वो क्या होता है, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल खत्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम एंड ऑफ द चैप्टर आ चुके हैं, और यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ इससे अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी इससे क्वेश्चन पूछे गए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, गुड बाय।